इसमें देखिए आपका पहला ऑब्जेक्टिव है, जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ले जाया जाता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा होती है। आपको फैराडे के प्रयोग कराए थे। फैराडे के प्रयोग में आपने क्या देखा था कि 4 कुंडली होती थी। पहली दोनों कुंडली में हम क्या करते थे, नॉर्थ पोल को पास ले जाते थे, और जो लास्ट की 2 कुंडली थी उसमें क्या करते थे, साउथ पोल को पास ले जाते थे। तो जैसे आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं, यहाँ पहली जो कॉइल दी होती थी इसमें हम क्या करते थे, नॉर्थ पोल को पास ले जाते थे। फिर हम क्या करते थे, दूसरी कॉइल में नॉर्थ पोल को दूर ले जाते थे। फिर तीसरी कुंडली में क्या करते थे, हम साउथ पोल को पास ले जाते थे। फिर हम क्या करते थे, साउथ पोल को दूर ले जाते थे। शायद आपको ध्यान आ रहा होगा। पहले की खासियत और तीसरे की खासियत क्या होती थी, सेम होती थी। पहला और तीसरा सेम होता है, दूसरा और चौथा सेम होता है। तो आप समझिए क्या कहता है, जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है, यानी चौथी वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, चौथी वाली। तो चौथी वाली की कंडीशन जो होगी वो किससे मैच खाएगी, पहली वाली से मैच खाएगी। और पहली वाली में आपने क्या देखा था, पहली वाले में होता था जैसे हमारा ये नॉर्थ पोल है, हट भाई, ये हमारा जैसे हमारी ये कॉयल है, ठीक है, ये हमारी कुंडली है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा होता था, धारा मापी लगा होता था। और यहाँ पे हम क्या होते, हमारी एक चुम्बक होती थी। सपोज मारा हमने नॉर्थ पोल को उसके पास ले जाएंगे, तो आपको ध्यान आ रहा हो इसमें जो डायरेक्शन होती थी, इसका धारा विक्षेप ऐसे होता था और डायरेक्शन ऐसी होती थी। आप अपने नोट्स में देख लेना, आपको बताया गया है। अब इसकी डायरेक्शन मापोगे तो ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज तो है नहीं, ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो पहले की डायरेक्शन और क्या चौथे की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती हैं। और दूसरे की और तीसरी डायरेक्शन सेम होती हैं। तो इसमें चौथी वाली कंडीशन है दूर ले जाने वाली, तो इस किसकी सेम होगी, पहले की। तो इसमें जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी जी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। उल्टी तो चल रही है घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं, वामावर्त। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, यानी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वामावर्त होगी, राइट। आगे देखते हैं, दूसरा दिया है, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है केवल एक चुंबक की गतिशील से केवल एक चुंबक को गतिशील किया जाए तब धारा उत्पन्न होती है। दूसरा है बी, केवल चालक गतिशील हो। सी है चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो। डी है चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। देखो इसमें आपको कराया भी है, जो चुंबक और कुंडली होनी चाहिए उनके मध्य कैसी गति होनी चाहिए, आपेक्षिक गति होनी चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं है, चाहे तो हमारी चुंबक गति करे चाहे हमारी कुंडली गति करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मली चुंबक हल्की होती है तो हम क्या करते हैं, चुंबक को गति कराते हैं। ऐसा भी हो सकता है चुंबक को अपनी जगह स्थिर रखें और हम किसको गति कराएं, कुंडली को गति कराएं, जैसा कि किसमें होता है, जनरेटर में होता है। जनरेटर में क्या होता है जी, चुंबक को तो स्थिर रखा जाता है और चुंबक को स्थिर रखा जाता है और कॉइल को गति कराई जाती है। तो हमारा उद्देश्य इन दोनों के मध्य में आपेक्षिक गति होनी चाहिए, चाहे चुंबक गति करे चाहे आपकी कॉइल गति करे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, डी सही होगा। चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक या सापेक्षिक गति होनी चाहिए। ऑप्शन आप वो सॉरी विकल्प 3 देखिए, प्रेरक कुंडली से प्राप्त होता है। प्रेरक कुंडली आपके सिलेबस में वैसे नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, उच्च धारा प्रबल वैद्युत वाहक बल, निम्न धारा प्रबल वैद्युत वाहक बल, प्रबल धारा निम्न वैद्युत वाहक बल, निम्न धारा निम्न वैद्युत वाहक बल। देखो ये जो प्रेरण कुंडली होती है ये क्या करती है, हाई वोल्टेज जनरेट करती है। हाई वोल्टेज जैसे किसी कोई विसर्जन नल का है उसमें हमें कोई प्रयोग करना है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को उच्च ऊर्जा देके, उच्च ऊर्जा का मतलब हाई वोल्टेज पे हम क्या करते हैं, त्वरित करते हैं। तो प्रेरक कुंडली का जो कार्य होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को उच्च ऊर्जा प्रदान करना। उच्च ऊर्जा का मतलब हाई वोल्टेज देना। अब जब वोल्टेज हाई होगी तो धारा कैसी होगी, लो होगी। ये ट्रांसफार्मर यही तो करता है, यदि ट्रांसफार्मर धारा में हाई वोल्टेज कर देता है तो हाई वोल्टेज पर निम्न धारा हो जाती है और धारा उच्च होगी तो वोल्टेज निम्न होगा। अब हाई वोल्टेज क्या है, देखो ये है प्रबल वैद्युत वाहक बल। प्रबल वैद्युत वाहक बल होगा तो धारा क्या होगी, निम्न होगी।
तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तीसरा सही होगा। चौथा देखते हैं। चौथे में क्या है, हालांकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप इसको समझ लीजिए। क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा, जैसे आपने कुछ समय पहले क्या देखा था, F इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था जी? F इक्वल टू होता था IBL साइन थीटा। ठीक है, जब कोई धारावाही चालक गति करता था तो उस पर जो बल आरोपित होता था वो क्या होता था? F इक्वल टू IBL साइन थीटा। वैसे ही क्या होता है, जब कोई चालक गति करता है तो जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके सिरों पर क्या होता है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है BBL साइन थीटा। अब देखो, क्षण में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान होगा और लंबवत होगा तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो V इक्वल टू BBL। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा। ठीक है, पांचवा देखते हैं। चौक कुंडली प्रेरकत्व तो 5 हेनरी है, इसमें बहती धारा 2 इसमें प्रवाहित होने वाली धारा 2 एम्पियर पर सेकंड की दर से प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान होगा। कुछ भी नहीं है, देखते हैं। देखो क्या दिया है, प्रेरकत्व 5 हेनरी है, इसका मतलब 5 हेनरी क्या दिया है, इसमें मानते हैं L इक्वल टू 5 हेनरी। ओके, फिर क्या दिया है, बहती धारा 2 एम्पियर पर सेकेंड, यानी इसका मतलब क्या है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या दिया है जी, 2 एम्पियर पर सेकेंड। 2 एम्पियर पर सेकेंड दिया है। फिर क्या कहता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान होगा E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप फॉर्मूला जानते ही हो, क्या होता है फॉर्मूला, E इक्वल टू माइनस L अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, यही तो होता है जी। इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है, 5 बटे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी कितना है, 2। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी कितना है, फिर L की वैल्यू 5 है और इसमें क्या दिया है, इस चौक कुंडली प्रेरकत्व 5 हेनरी है, बहती धारा 2 एम्पियर पर सेकंड की दर से प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान होगा। यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, दोबारा से लेके चलते हैं तब समझ में आएगा। देखो इसमें थोड़ी जगह कम थी तो मैं थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा, समझ लेना। ठीक है, चौक कुंडली का प्रेरकत्व 5 हेनरी है, चौक कुंडली का प्रेरकत्व 5 हेनरी है। चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, स्वप्रेरण के सिद्धांत पे, और स्वप्रेरण के लिए हम किसका यूज करते हैं, एल का, यानी आपको एल दिया है जी कितना, 5 हेनरी, एल इक्वल टू 5 हेनरी। ओके, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा 2 एम्पियर पर सेकंड की दर से चेंज हो रही है, यानी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या दिया है जी, 2। पूछा क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू माइनस E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। जब आप इसे आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो L इक्वल टू माइनस E तो आपसे पूछा ही है, और चाहो तो आप E की वैल्यू भी निकाल दो तो और ज़्यादा अच्छा है। L दिया है आपका कितना, 5, यानी 5 इक्वल टू माइनस E की वैल्यू तो आपसे पूछी है, माइनस E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी कितना दिया है, 2, तो 2 गुणा में जाएगा तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10, और इसकी यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, तो इसका आपका विकल्प क्या होगा, आपका विकल्प बी होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट। ओके, आगे देखते हैं। अन्योन्य प्रेरण का ऐसा ही मात्रक होता है, ये तो आपको पता है, अन्योन्य प्रेरण हो चाहे स्वप्रेरण हो, दोनों का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, बताओ, ये तो आपको पता होगा। इसका तो छठवें का तो ए हेनरी हो गया। निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, देखो दोनों ही द्वितीय नियम जो होते हैं वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। किरचॉफ का द्वितीय नियम को हम क्या बोलते थे, शायद आपको ध्यान हो, इसे तो बोलते थे पास का नियम,
पास या वोल्टता का नियम। ये भी किस पे होता था? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता था। किस पे होता था? ऊर्जा पर। अब जो फैराडे का द्वितीय नियम है उसे हम क्या बोलते हैं? लेंज का नियम। ये भी किस पे है? ऊर्जा पर ही आधारित है। तो ध्यान रखना, किरचॉफ का द्वितीय नियम भी ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है और फैराडे का द्वितीय नियम भी ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। 8वां देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है। पहला ऑप्शन है टेस्ला मीटर स्क्वायर, वेबर, वोल्ट्स, हेनरी। देखो, प्रथम दृष्टया तो आप यहीं से समझ जाओ कि जो हेनरी होता है, हेनरी किसका मात्रक होता है? अन्योन्य प्रेरण या स्वप्रेरण का होता है, चुंबकीय फ्लक्स का तो नहीं है। आप यहीं से तुरंत समझ जाओ। और ऐसे न करना चाहो तो आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, टेस्ला मीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, चलो थोड़ा समझ लेना। फाई इक्वल टू क्या होता है? बी ए। अब बी की जगह मैं टेस्ला लगा दूं और ए फॉर एरिया मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर तो इसका होता है ना, चुंबकीय फ्लक्स का होता है। ऐसे वेबर भी आप लगा दोगे, चुंबकीय फ्लक्स आपको पता ही है। बोल्ट, अब बोल्ट, ये बोल्ट्स का मतलब क्या है? बोल्ट इनटू सेकंड है। ये जो लिखा हुआ है बोल्ट्स, इसका मतलब क्या है? इसमें लिख दिया है VOLT और S, इसका मतलब बोल्ट इनटू सेकंड है। यदि आप फाई बराबर बी ए से फाई इक्वल टू बी ए होता है, यहाँ पे क्या लगाओ? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर इंटू ए का मीटर स्क्वायर। तो आपका क्या होगा? मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। चलो पूरा सॉल्व भी किए देते हैं। न्यूटन मीटर यानी न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, यही तो बचा जी आपका। अब न्यूटन मीटर किसका होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा बोले तो W, न्यूटन मीटर क्या बन जाएगा? W अपॉन एम्पियर, I इक्वल टू Q अपॉन T। तो I की जगह क्या लिख सकता हूँ? Q अपॉन T, Q इंटू T। और W अपॉन Q क्या होता है? वोल्ट, वोल्ट इंटू सेकेंड। इसका मतलब वोल्ट सेकेंड भी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका जी? इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा हेनरी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया है, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब नहीं, गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब पृथ्वी से होता है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर होता है। वैद्युत क्षेत्र इनमें से कोई नहीं। सुनो, चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है? जब किसी कुंडली प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से क्या होता है? उस कुंडली में ई जनरेट हो जाता है। ई का मतलब प्रेरित वैद्युत वाहक बल, ई का मतलब प्रेरित वैद्युत वाहक। प्रेरित वैद्युत वाहक बल होगा तो प्रेरित धारा होगी, प्रेरित धारा होगी तो वहाँ पे क्या जनरेट होगा? वैद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। 10वां देखते हैं, ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल डीसी, केवल एसी, एसी डीसी दोनों। देखो, ट्रांसफार्मर होता है केवल एसी यानी अल्टरनेटिव करंट के लिए कार्य करता है। जो डायरेक्ट करंट होता है डीसी, इस पर कार्य नहीं करता है। कैसे कार्य नहीं करता है? कल आपका नया टॉपिक शुरू होगा इसी वाला, उसी में ट्रांसफार्मर आएगा, तब डिटेल में समझाएंगे आपको। ठीक है, इसमें 11वां है, ट्रांसफार्मर का क्रॉड ट्रांसफार्मर का क्रॉड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है। तो ध्यान रखना, क्रॉड काई की भी हो, चाहे ट्रांसफार्मर की हो, जनरेटर की हो, कुंडली की हो, हमेशा क्रॉड बनाने के लिए हम काय का उपयोग करते हैं? नर्म लोहे का उपयोग करते हैं। क्योंकि इसकी ये भी पूछ सकता है इसकी इस नरम लोहे का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि नरम लोहे की चुंबकशीलता अधिक होती है। तो इसमें नरम लोहा विकल्प नहीं दिया, इसमें विकल्प दिया मुलायम इस्पात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुलायम इस्पात। ठीक है जी, आगे देखते हैं। 12वां देखिए, तब तारामीटर मापता है, प्रत्येक धारा का औसत मान मापता है। इसको भी हम समझेंगे, आगे टॉपिक आ रहा है उसमें देखेंगे। ये भी आपका ट्रांसफार्मर संबंधित है। हाँ 14वां देखो, पढ़ने में थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है।
उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी ओर चुंबक ले जाया जा रहा है, वही कंडीशन है, एक कुंडली रखी हुई है कोई यहाँ पे, ठीक है। चलो एक कुंडली रखी हुई, एक कुंडली भी कैसी है, वृत्ताकार है, कुंडली भी कैसी है, वृत्ताकार है, एक वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है। क्या करते हैं, इसके इस पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव, चुंबक का उत्तरी ध्रुव ले जा रहे हैं। कौन सा ध्रुव, चुंबक का उत्तरी ध्रुव ले जा रहे हैं। कौन सी कंडीशन बन रही है, पहली वाली। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज तो फ्लो होगा। तो इसमें क्या दिया है, विकल्प आपका कौन सा वो सही हो जाएगा, वामावर्त। कौन सा सही हो जाएगा, वामावर्त हो गया। ये देखिए 15वां, एक सीधा चालक पूर्व से पश्चिम के क्षैतिज दिशा में रखा हुआ है, इसके छोड़ दिया जाता है। चलो इसे भी समझते हैं। एक कोई चालक है, वो कैसे रखा है, पूर्व पश्चिम, यानी ऐसे करके रखा हुआ है पूर्व पश्चिम में, ठीक है। और ऊपर से उसे डाला जाता है, ठीक है। कहाँ पर, पृथ्वी के क्षेत्र के अंदर। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है, कहाँ से कहाँ होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, शून्य रहेगा, बढ़ जाएगा, घटता रहेगा। सिंपल सी बात है, जब किसी वस्तु को आप ऊपर से नीचे डालोगे तो v का मान क्या होगा, v का मान यानी कि वेग का मान बढ़ेगा, और वेग का मान बढ़ेगा तो फॉर्मूला v इक्वल टू BBL। हालांकि नहीं आपके सिलेबस में v का v से कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। वेलोसिटी बढ़ेगी, v का मान भी बढ़ेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं। यदि डेनियल सेल को, इसको हटा देते हैं। देखो क्या कहता है, यदि डेनियल सेल को प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ दें तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जरा ध्यान से पढ़ना। कोई सेल है, हमारे पास कोई प्राथमिक कुंडली है, ठीक है जी, हमारे पास कोई प्राथमिक कुंडली है, हम उसके ये प्राथमिक कुंडली, और हमने इससे क्या किया, एक डेनियल सेल को जोड़ दिया। इस तरह से हमने क्या किया, एक डेनियल सेल को जोड़ दिया, तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्या होगा, 10 वेबर, 20 वेबर, 100, इनमें से कोई नहीं। देखो फ्लक्स में परिवर्तन करने के लिए क्या होना चाहिए, धारा के मान में परिवर्तन होना चाहिए। केवल हमने यहाँ पे सेल ही तो लगाया है, ना तो धारा नियंत्रक RH लगाया, ना ही कुंजी K लगाई, तो धारा के मान में परिवर्तन कैसे होगा। और जब तक धारा के मान में परिवर्तन नहीं होगा तब तक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। तो जो कोई इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा, शून्य, ठीक है। आगे देखते हैं 17वां। किसी परपथ में 0. ये भी सवाल अच्छा है। किसी परपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पीयर से शून्य तक गिरती है, औसत विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट प्रेरित हो, तो परपथ का स्वप्रेरकत्व होगा। चलो सॉल्व करते हैं जी, इसको मिटा देते हैं। देखो क्या दिया था इसमें, 0.1 सेकेंड, यानी डेल्टा टी इक्वल टू किसी परपथ में 0.1 सेकेंड में डेल्टा टी इक्वल टू क्या दिया है जी, 0.1 सेकेंड। फिर दिया है धारा 5, डेल्टा आई इक्वल टू 5, औसत विद्युत वाहक बल ई इक्वल टू कितना है, 200, और क्या पूछा, स्वप्रेरकत्व एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है क्या, एल इक्वल टू माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। सॉल्व कर लो, हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। 18वां देखिए, पास पास रखी कुंडलियों में से एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। अन्योन्य प्रेरकत्व यानी इसका मतलब क्या है, एम इक्वल टू क्या दिया है जी, एम इक्वल टू 1.5 हेनरी। ओके 1.5 हेनरी है। इनमें एक कुंडली में वैद्युत धारा शून्य से बढ़ती हुई 0.5 सेकेंड में, यानी डेल्टा टी इक्वल टू क्या है, 0.5 सेकेंड। ओके 20 एम्पियर हो जाती है, 0 से होती है, तो धारा में परिवर्तन भी क्या होगा, 20 एम्पियर ही होगा। तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबक की फ्लक्स बंधता में परिवर्तन होगा। अच्छा सवाल है जी। अब चुंबकीय फ्लक्स निकालने से पहले हम ई तो निकाल लें, तो क्या होता है फॉर्मूला, एम इक्वल टू माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये होता है, आपको पता है। चलो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आगे कहाँ जा रहा है भाई, तो एम इक्वल टू माइनस ई आपको दिया है, इसमें ई नहीं दिया, निकालना है, माइनस ई। चलो इसको भी वैल्यू लगा देते, एक लाइन बच जाएगी।
m की वैल्यू कितनी है 1.5, 1.5 इक्वल टू माइनस e अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आई कितनी है 20 बटे 0.5 सेकेंड में 1.5 और ये 0.5 सेकेंड में कितनी हो जाती है 20 सेकेंड। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है 0.5। ठीक है जी। अब 5 से काटो, या तो 5 को ऊपर ले जाओ या ऐसे 5 से काट दो। काटना चाहो तो इसको कैसे काटोगे, 0.5 से कटेगा 40 बार और 40 का इसमें गुणा होगा तो 40 डॉट 60 होते हैं, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 60। ये अभी जो वैल्यू आई है E की आई है, किसकी आई है E की आई है। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला दूसरा लगा दो, इसमें क्या होता है E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। हमें क्या चाहिए डेल्टा फाइव, डेल्टा फाइव इक्वल टू ई इंटू डेल्टा टी। सही है जी। एन का तो कोई चक्कर नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये की वलय की बात हो रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा फाइव इक्वल टू ई बोले तो कितना था अभी हमारा, ई की वैल्यू निकाली थी हमने 60, ई की वैल्यू कितनी है हमारी 60 है, तो -60 या 60 इंटू डेल्टा टी 0.5, 0.5 का मतलब आधा होता है, तो 60 गुणा आधा या 60 पंजे 30 कैसे भी कह लो, क्या आ जाएगा 30 वेबर। तो इसमें विकल्प कौन सा सही होगा, आपका विकल्प बी सही होगा। ये न्यूमेरिकल था। ठीक है, इसके चलो आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है, एक सीधे तार में प्रवाहित धारा एक I 50 एम्पियर है, था लूप का वेग इतना है। देखो ये भी वही है लेकिन थोड़ा बड़ा पड़ेगा, आपसे कर लेना। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे निकालोगे। देखो ये जो तार है ये अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। इसके कारण तो आप बी निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पर पता पड़ जाएगा इस तार की जगह पे बी कितना पैदा हो रहा है। फिर प्रेरित वैद्युत वाहक बल V इक्वल टू क्या लगाओगे BVL लगा के आप कर लेना। ठीक है, हो जाए तो कहना, वैसे आपके फॉर्मूले है ही नहीं उसमें। ठीक है, अब देखते हैं, उम्मीद है इसे तो आप सब लोग बता दोगे। 20वां देखिए, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तो वह गर्म हो जाता है। तो वह कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धातु के गोले को गति कराओगे तो वह गर्म पड़ेगा। क्यों गर्म पड़ेगा, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी, ऑप्शन ए है। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी, ऑप्शन बी है। यानी AC करंट जनरेट होगा, DC करंट जनरेट होगा, बहर धाराएं पैदा होंगी, अतिरिक्त धारा पैदा होगी। सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट में कराया भी है। यानी बहर धाराएं इतनी प्रबल होती हैं कि धातु के टुकड़े को रक्त तप्त कर देती हैं। जिसमें विकल्प कौन सा होगा, विकल्प सी सही होगा। ठीक है, आगे दिया है इसमें। नेक्स्ट है आपका 11वां 21वां है, क्या प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश कुंडली के प्रत्युत्तर पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल, धारा तो हमेशा प्रत्युत्तर पर निर्भर करती है। अरे सॉरी, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हाँ प्रेरण कुंडली जनित्र होती है। थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये जो जनरेटर होता है इंडक्शन जनरेटर, ये क्या करता है हाई वोल्टेज को पैदा करता है। ठीक है, 23वां देखिए, थोड़ा ध्यान से समझना 23वें को। यदि DH क्षेत्र पर डाला गया अवलंब चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के साथ थीटा कोण बनाता है तो DH क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। इसमें तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है जी, फाई इक्वल टू BA cos थीटा, फाई इक्वल टू BA cos थीटा। ए की जगह क्या दिया DA, तो आप क्या कर दोगे फाई इक्वल टू BDA cos थीटा। विकल्प कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। आप यहाँ पर देखना, गलत मत करना। यदि यहाँ पर सीधा सीधा क्षेत्र सदिश दिया है इसलिए सीधा लग रहा है। यदि यहाँ पर क्षेत्र सदिश ने दिया होता, तो कुछ और दिया होता, तो आप 90 में से लेस करते। ठीक है, जैसे देखो 24वां दिया है,
यदि डी ए क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी लंबवत हो तब डी ए क्षेत्र होगा। हाँ देखो ये क्या कहता है, लंबवत का मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 हो। अब आप कहोगे कभी कभी तो आप 90 में से लेस कर देते हो, यहाँ तो आपने 90 में से लेस नहीं किया है। तो यहाँ पर देखो क्षेत्रफल सदिश दे रखा है एरिया वेक्टर, यदि कोण एरिया वेक्टर के साथ बन रहा हो तो 90 में से लेस नहीं करेंगे, और यदि एंगल एरिया वेक्टर के साथ न बन करके केवल एरिया के साथ बन रहा हो तो आपको 90 में से लेस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो एरिया वेक्टर दे रखा है तो 90 में से लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थीटा बराबर 90 लगाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे cos 90, और cos 90 वैल्यू क्या होती है 0, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है। 25वां देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, उम्मीद है आप हर कोई बता देगा। वेबर, वेबर पर मीटर, टेस्ला। देखो टेस्ला क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का होता है, फ्लक्स का तो नहीं होता। वेबर प्रति मीटर भी चुंबकीय क्षेत्र बी का होता है, ये भी बी का, ये भी बी का, ये कोई नहीं है, वैसे ही दे दिया भ्रमित करने के लिए। तो इसमें क्या है आपको ए होगा, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है वेबर होता है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ जी, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की थी, इसको भी ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन टेस्ट में भी आया था पिछला। देखो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने की थी, क्योंकि प्रेरण के नियम उन्होंने तो दिए थे। और अगर आपसे ये पूछे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी तो ऑरेस्टेन ने की थी, किसने की थी, ऑरेस्टेन ने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, यानी बी जनरेट होता है किसके कारण, आई के कारण, ये किसने बताया था, ऑरेस्टेन ने बताया था। किसने बताया था, ऑरेस्टेन ने। और चुंबकीय प्रेरण किसने बताया था, फैराडे ने। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। आगे देखते हैं। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न हो सकती है, थोड़ी देर पहले ही बताया था। उन दोनों के मध्य क्या होनी चाहिए, आपेक्षिक गति होनी चाहिए, धारा उत्पन्न हो जाएगी, चाहे तो चुंबक गति करे चाहे कुंडली गति करे, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन उन दोनों के मध्य आपेक्षिक गति होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, ये भी इसी तरह से है। जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक को दक्षिणी ध्रुव से ले जाया जाता है, दक्षिणी ध्रुव ले जाया जाता है, तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। ये भी आपको चारों बताने पड़ेंगे तब आपको पता पड़ेगा। अच्छा, निकट से, कोई कुंडली है,